हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास, चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। ये आज पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में दोस्तों वही क्वेश्चन को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन को आज शुरू करेंगे दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हो ची मिन के संबंध में लिखे। हो ची मिन के संबंध में, ये एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों, हो ची मिन। इसका संबंध में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, देख लियो। उत्तर लिखेंगे, हो ची मिन साम्यवाद के प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। हो ची मिन साम्यवादी से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक परीक्षण की व्यवस्था की थी। 1930 ईस्वी में राष्ट्रीयवादी गठों को एकत्रित कर वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी अर्थात मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन ने राष्ट्रवाद आंदोलन को तीव्र किया था। बोल रहा है, फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण ही हो ची मिन ने हिंद चीन में क्या कहता है, राष्ट्रवाद आंदोलन को ज़्यादा तीव्र नहीं चलाया था। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, लिखा है हो ची मिन मार्ग क्या है, बताइए। हो ची मिन मार्ग क्या है दोस्तों, ये मार्ग के बारे में देख लीजिए, आपको बताना है। हो ची मिनी मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। क्या हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरते हुए और दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर पूरे वियतनाम से गुजरती है। और इससे क्या है, सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़क निकल कर क्या होती है, पूरे वियतनाम से जुड़ती है। यह वियतनामियों का सरहद संपलाई मार्ग था। यह मार्ग काफ़ी मजबूत था। यह मार्ग क्या था, हो ची मिन मार्ग क्या था, ये बहुत मजबूत था। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, अब क्या लिखा है, अमेरिकन सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था। और बोला अमेरिका जो था ये इस पर सैकड़ों बार क्या बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उनके समर्थक लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर देते थे। और जब तक अमेरिका टूटते थे दोस्तों, और इसका क्या होता था, तुरंत जो है उसको सही से बनवा देते थे। कौन, हो ची मिन वाले जो जुड़ते थे, यानी कंबोडिया और वियतनाम के लोग। चूँकि हो ची मिन मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी। इस पर क्या जीवन रेखा, क्योंकि इस मार्ग से क्या होता था, उसका वियतनाम और कंबोडिया के व्यापार होते थे। ये दोनों मार्ग से दोस्तों, ये हो ची मिन मार्ग से दोनों का व्यापार होता था। और इसको अमेरिका हड़पना चाहता था, इसीलिए उस पर क्या बमबारी कितने बार, सैकड़ों बार ही कर चुके थे, ताकि ये टूट जाए रास्ता। ठीक है, और टूटने के बाद हम इस पर अधिकार जमा लिया था। अमेरिका इस बार नियंत्रण करना चाहता था। और क्या करता, अमेरिका इस तरह हो ची मिन रास्ता पर क्या करता, अपना अधिकार यानी अपने अंदर लेना चाहता था। ठीक है, इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर भी आक्रमण किया था, किंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसे उसे वापस न हो पाया। और ये तीन तरफा संघर्ष में फंस कर उसे वापस ना हो पाया। ठीक है, यही हो ची मिन रास्ता है दोस्तों। और इसमें कंबोडिया और वियतनाम दोनों क्या करते थे, कंबोडिया और वियतनाम क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, इस पर अधिकार कौन जमाना चाहता था, हो ची मिन पर अमेरिका। इस पर कितने सैकड़ों बार बमबारी किया, और इसीलिए कंबोडिया और वियतनाम पे भी ये क्या अमेरिका हड़पना चाहिए रास्ता को। ठीक है, चलिए आप समझेंगे। चलिए स्क्रीन से जिस तरह आपको बताया जा रहा है दोस्तों, उसी तरह आप परीक्षा में लिखेंगे। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हिंद चीन का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या आपको बताना है, देख लीजिए। उत्तर क्या लिखे हैं, और एशिया के हिंद चीन देशों से अपेरिय तत्कालीन समय में लगभग 3,02.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस महाद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। और बोला है
हिंद चीन उस से जुड़ा है जो 3,02.80 लाख जो वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं, और ये उस परिद्वीपीय क्षेत्र से जो आज क्या आता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, हिंद चीन में इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं दक्षिणी को चीन को छूती है। क्या कहती है? इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार चीन को छूती है तथा दक्षिणी सीमा चीन सागर और पश्चिमी सागर म्यांमार क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये हिंद चीन क्या था आप समझ गए दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है इसको स्क्रीन ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? अमेरिका हिंद चीन पे कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करे। बोला अमेरिका हिंद चीन पर कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करे। देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप। उत्तर लिखें, अमेरिका शुरू में फ्रांस का सहयोग कर रहा था। अमेरिका किसका सहयोग कर रहा था? फ्रांस का। लेकिन साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु अमेरिका हिंद चीन में दाखिल हुआ। और क्या हुआ? साम्यवाद को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका किस में शामिल हुआ? हिंद चीन में शामिल हुआ, यानी दाखिला हुआ। दूसरी तरफ कंबोडिया का शासक सिन्हानुक अमेरिका से संबंध विपेक्ष कर चीन की ओर झुका, जिससे अमेरिका को कंबोडिया में हस्तक्षेप का अवसर मिला। और क्या मिला? अमेरिका को कंबोडिया से क्या मिला? हस्तक्षेप, यानी अलग होने के मौका मिला, यानी लड़ाई करने के। साथ ही सिन्हानुक साम्यवाद रूस और पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाना चालू कर दिया। और सिन्हानुक जो था कंबोडिया की क्या था? शासक था, वो रूस और पूर्वी जर्मनी से क्या हुआ? संबंध बढ़ाना चालू कर दिया। अमेरिका कंबोडिया या पूरे हिंद चीन में साम्यवाद प्रभाव को बढ़ाना और नहीं चाहता था, और बोल रहा कंबोडिया या पूरे हिंद चीन में साम्यवाद प्रभाव को नहीं बढ़ाना चाहता था। इसीलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप कॉपी उतार के इस तरह से नोट बना पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद लिखा है, देख लिए क्या लिखा है? रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। बोला रासायनिक हथियार जो होता है क्या होता है? नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का, इसका वर्णन करें। देख लीजिए कौन सा हथियार है दोस्तों। उत्तर लिखे हैं दोस्तों, अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण में खतरनाक हथियारों, टैंक एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया था। बोले अमेरिका जब वियतनाम पर क्या किए थे? आक्रमण किया था, खतरनाक आक्रमण किया था। बोले हथियारों के टैंक एवं बमबारी के विमानों के साथ साथ ही ये खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया था। ठीक है, ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे। क्या था? अपान बम, एजेंट ऑरेंज। इसमें क्या था? अपान बम था, नापाम बम और एजेंट ऑरेंज भी इसमें शामिल थे। रासायनिक ये हथियार है दोस्तों। देख लीजिए अपान बम क्या होता है? नापाम बम। नापाम एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और उसको जला देता है। बोल रहा है ऐसा एक ये गैस होता है जो मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जिससे त्वचा में, यानी चाम में जाके चिपक जाता है, और जहाँ चिपकता है दोस्तों वहाँ पूरे त्वचा को जला देते हैं। ये क्या था? नापाम बम था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे क्या पैरों की पत्तियां झुलस जाती थी, पैरों की पत्तियां थी गिर जाती थी तथा पैर मर जाते थे। और क्या होते? पैर मर जाते थे। ये एजेंट ऑरेंज का काम था। जंगलों को ख़त्म करने में इसका प्रयोग किया जाता था, और जंगलों को ख़त्म करने में एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया जाता था। और नापाम बम का ये त्वचा को जलाने में कार्य करते हैं। ये रासायनिक हथियारे हैं जो अमेरिका वियतनाम युद्ध जो किया था, वियतनाम के साथ युद्ध, वो हथियारों के साथ साथ ये रासायनिक हथियार का भी प्रयोग किया था, नापाम बम और एजेंट ऑरेंज। ठीक है, चलिए इसको समझाओगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। देख लीजिए हुआ आंदोलन कौन सी आंदोलन थी? हुआ वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबी का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। बोला हुआ आंदोलन वियतनाम के एकीकरण हेतु क्या था? धार्मिक एक क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 ईस्वी में
1939 ईस्वी में शुरू हुआ। तो 1939 ईस्वी में शुरू से इसके नेता हुई फूसो था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी अग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाही तक भी शामिल था, और आत्मदाही तक ही इसमें हुआ आंदोलन में शामिल था। ठीक है, हुआ आंदोलन आपको पूछ सकता है दोस्तों। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सही से नोट बना के सही से आप याद करने की और लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ये हुआ आंदोलन के कौन था नेता? हुइन फाओ। ठीक है, और ये आंदोलन के कहाँ हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? वियतनाम में अस्क्लोर रिवोल्ट क्यों हुआ? बोल रहा है हम वियतनाम में अस्क्लोर रिवोल्ट क्यों हुआ था दोस्तों? देख लीजिए, आपको आंसर उत्तर लिखेंगे। वियतनाम में ईसाई मिशनियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वियतनाम के ईसाई मिशनियों को बढ़ते, उसका जो बढ़ रहा था, जो आंदोलन कर रहे थे वो बढ़ रहा था, तो इसको समाप्त करने का 1868 ईस्वी में ईसाइयों के विरुद्ध एक शतक आंदोलन हुआ। क्या हुआ? ईसाइयों के विरुद्ध एक शतक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन अस्क्लोर रिवोल्ट अथवा विद्वानों के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के राज दरबार अधिकारियों ने चलाया। इस तो आंदोलन किसने चलाया? राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। कौन आंदोलन? ये क्या कहते हैं इस आंदोलन को? अस्क्लोरो रिवोल्ट आंदोलन। और इसका नाम से और कौन सा नाम से आया जाता है? विद्वान के विद्रोह के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये कौन चलाया दोस्तों? ये राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? वे कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रचार और वियतनाम पर फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध थे। और बोल रहा है वियतनाम पर फ्रांसीसी का अधिकार जो था, इसका विरुद्ध थे। इस आंदोलन का जोर सबसे अधिक न्यूगिएन और हातीएन प्रांतों में था, जहां हजारों ईसाइयों को मार डाला गया था। और इसमें क्या था? ईसाइयों के विरुद्ध एक क्या था? ईसाइयों द्वारा विरोध किया गया ये आंदोलन था, जिसको रिवोल्ट कहा गया। इस आंदोलन को क्या? रिवोल्ट और क्या कहा गया दोस्तों? इसको कहा गया विद्वानों के विद्रोह आंदोलन। ठीक है, चलिए समझेंगे ये आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1868 ईस्वी में आंदोलन हुआ दोस्तों। और इसका जो नेतृत्व किया दोस्तों, कौन किया? ये ईसाइयों के विरुद्ध ये नेतृत्व हुआ था। चलिए ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है? देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। आपके लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिका हस्तक्षेप के कारण हुआ। और हस्तक्षेप जो अमेरिका के बीच हुआ दोस्तों 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए व्यक्ति आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, पथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई? बोला पथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई? देख लीजिए, लिखेंगे दोस्तों आप पथेट लाओ, क्या लिखेंगे दोस्तों? पथेट लाओ एक सैन्य संगठन था। इसकी स्थापना का कारण यह था कि वह इसकी सहायता से लाओस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। और बोल रहा है इसका पथेट लाओ की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि लाओस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, जिसकी स्थापना सुफन बॉन ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? सुफन बॉन ने। ठीक है, इसको याद रखिए। यह स्थापना की थी पाथेट लाओ यानी साम्यवाद व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वो कौन करना चाहता था? सुफन बॉन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है? 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी दोस्तों? इसका देख लीजिए, उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आप लिखेंगे वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम कराया जाता था। बोल रहा है वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम कराया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक करारनामा के अंतर्गत जो बागान मालिकों और मजदूर के बीच होता था काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। काम करो,
पैसे नहीं मिलेगा और ये मजदूर बोल भी नहीं सकता था, यह अधिकार मजदूरों को नहीं था। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखा है जब मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे, और बोल रहा है मालिक को इतना अधिकार प्राप्त थे कि मत पूछिए, इतना ज़्यादा अधिकार उनको प्राप्त थे जो थोड़ा भी अधिकार मजदूरों को प्राप्त नहीं थे। ठीक है, ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ही इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है माइली गांव हत्याकांड का परिचय दे। माइली गांव हत्याकांड का परिचय दे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। माइली गांव एक दक्षिण वियतनाम का एक गांव था जहां लोगों का वियतकांग समर्थन मानकर अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुष को मार डाला। और क्या, पूरे गांव को घेर कर क्या माना, माइली गांव को, दक्षिणी वियतनाम का जो एक गांव था दोस्तों माइली, उसको पूरे अमेरिका सैनिक उसको घेर कर पूरे पुरुष को मार डाला। औरतों तथा बच्चों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। और देख लीजिए क्या लिखा है, अमेरिकी सेना की इस बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई थी। ठीक है, चलिए माइली गांव घटना यही थी दोस्तों। माइली गांव घटना क्या है इसी प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, लिखा फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या प्रयोग है दोस्तों। देख लीजिए आप क्या लिखेंगे, फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनवाई। और बोला फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार, कृषि अच्छा हो, कृषि की उपज हो अच्छा, इसीलिए मेकांग क्षेत्रों में डेल्टा सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। और क्या होती है, जब सिंचाई अच्छी से होगी तो धान की खेती और उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन होगा दोस्तों। ठीक है, वृद्धि बढ़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1941 तक वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यात देश बन गया। और बोल रहा है 1931 तक इसका फलस्वरूप क्या हुआ, जब सिंचाई मिलने लगा, चावल की खेती उत्पादन और बढ़ गई, तो क्या हुआ 1931 तक वियतनाम विश्व का सबसे तीसरा चावल उत्पादन राज्य बन गया। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है जेनेवा समझौता के प्रस्ताव का वर्णन करें। जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, 1954 के जेनेवा समझौता के दौरान इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। बोला 1954 के जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन, लाओस और कंबोडिया क्या हुआ, स्वतंत्र कर दिया गया। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। बोला दोनों राज्यों में वैध और राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था क्या कहेगा, लागू किया गया। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया। बोला वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग में बांटा देख लीजिए, पहला लिखा है उत्तरी वियतनाम और दूसरा लिखा है दक्षिणी वियतनाम। और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में 2 भागों में अस्थायी रूप से बांट दिया वियतनाम को। देख लीजिए, दोनों राज्यों की विभाजन रेखा 17वीं है ना, 17वीं समानता बनाई गई। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई। और बोल रहा है उत्तरी वियतनाम में क्या हुआ, हो ची मिन की कम्युनिस्ट सरकार को क्या मान्यता दी गई। और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बन रही और बोला बनी रही। बाओ दाई की सरकार क्या हुई, दक्षिणी भारत में बनी रही। बाओ दाई वहाँ के दक्षिणी वियतनाम के शासक थे और ये जो थे उत्तरी वियतनाम के उनते ही ची मिन थे। ठीक है, यह भी व्यवस्था की गई थी 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। और बोला 1956 में पूरे वियतनाम के लिए भी व्यवस्था की गई थी कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। लाओस एवं कंबोडिया पर जो है भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, उत्तर लिखे हैं दोस्तों, देख लीजिए लिखे हैं
लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के थे। और बोल रहा है ये 14वीं शताब्दी में जो था स्थापित कंबोज राज्य के शासक जो थे मूल क्या थे, भारतीय थे। अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। और बोला कंबोज तो क्या था, भारतीय केंद्र संस्कृति क्या था, प्रधान केंद्र था। बोलिए लिख लिए। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मा ने प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया था। बोल रहे 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मा ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का स्थापना किया। आपको पूछ देगा दोस्तों कि अंकोर वाट मंदिर का स्थापना किसने किया, अंकोर वाट मंदिर का स्थापना किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, राजा सूर्यवर्मा ने अंकोर वाट कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का स्थापना किया था। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का स्थापना किसने किया, तो आप बताएंगे राजा सूर्यवर्मा ने कराया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा दोस्तों। उसके बाद लिखिए, यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर और हिंदू धर्म का विश्व में से सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया। और 16वीं सदी में क्या हुआ, कंबोज का पतन हो गया, जिसके बाद वहाँ यांत्रिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। और क्या हुआ, जब पतन हुआ इसके बाद वहाँ यांत्रिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए। लिखा है दोस्तों आपका, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल क्यों स्थापित की गई, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल क्यों स्थापित की गई, क्या लिखेंगे दोस्तों देख लीजिए। लिखा है आपका, 1907 में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल स्थापित किए गए, जिसका उद्देश्य वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिलाना था। क्या उद्देश्य था कि वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिलाना था। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता तथा फ्रांसीसी भाषाओं की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई थी। स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। और बोल रहा है 1907 में जो टॉकिंग फ्री स्कूल खोला गया था दोस्तों, उसमें वियतनामियों क्या गया, आधुनिक बनाने पर बल दिया। छात्रों को पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त रहन सहन की यूरोपीय शैली अपनाने की भी शिक्षा दी गई थी। ठीक है, यूरोपीय शैली में किस तरह रहा जाता है और मॉडर्न बनाने के लिए दोस्तों ये 1907 में टॉकिंग फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था, ताकि वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए। ठीक है, चलिए समझेंगे, स्कीम से ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों आपका। लिखा है, बाओ दाई कौन था, बाओ दाई कौन था। ठीक है, ऑप्शन उत्तर देख लीजिए। उत्तर क्या लिखा है दोस्तों आपका। लिखा है, बाओ दाई फ्रांस का एवं अमेरिकी के समर्थक से दक्षिण वियतनाम के प्रांत आनाम का शासक था। कहाँ का शासक था, आनाम का। आप याद रखिए, ये कहाँ का शासक था, आनाम का। बाओ दाई एक शासक था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखेंगे। बाओ दाई फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थन से दोनों के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत आनाम का शासक था। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना कठिन साबित हुआ। वो सही से टिक ना सके, क्योंकि साम्यवाद राष्ट्रीयवाद के बढ़ते हुए विरोध के कारण क्या हुआ, उसका टिकना साबित नहीं हुआ। इसीलिए 25 अगस्त 1945 को बाओ दाई ने अपना पद त्याग दिया। कब बाओ दाई ने अपने पद त्यागा, आपको ये भी पूछ सकता है कि 25 अगस्त 1945 को बाओ दाई ने अपना पद को क्या हुआ, त्याग दिया था, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए बाओ दाई कौन था समझ गए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा 17 नंबर क्वेश्चन लिखा, 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया था। देख लीजिए उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे तो कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ ही चीनी हस्तक्षेप भी शुरू हुआ था। चीनी क्या होता है, हस्तक्षेप भी शुरू हुआ था। इसमें विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ। और क्या हुआ, विश्व शांति का खतरा उत्पन्न हुआ। अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की। क्या हुआ, अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की। लेकिन दक्षिण वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को नहीं हुआ। और क्या हुआ, तैयार नहीं हुआ कि नहीं हम लोग वियतनाम
की सेना हटने को तैयार नहीं हुआ, और ये अमेरिका क्या मांग रहा था, कंबोडिया से क्या मांग रहा था, अपनी सेना की वापसी मांग रहा था। ठीक है, याद रखिए, देख लीजिए, जिससे गंभीर स्थिति बन गई, जिससे क्या हुआ, गंभीर स्थिति बन गई। इसी समस्या के समाधान के लिए क्या हुआ, इसी समस्या के समाधान के लिए कि ये लड़ाई जो हो रहा है कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका में, वो कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, कंबोडिया अपनी सेना की वापसी की घोषणा करे, और दक्षिण वियतनाम क्या कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुआ था। इसी लड़ाई के कारण क्या हुआ, मई 1970 में जकार्ता सम्मेलन यानी 11 एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, चलिए तो समझेंगे दोस्तों। आप कितना तक क्वेश्चन किए, 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन किए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे दोस्तों। मैं तो समझाने की कोशिश किया, मैं ऐसा करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कॉपी उतार के सही से नोट बना पाइएगा और परीक्षा में लिख पाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आप लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।